अस्सलाम वालेकुम जी। आए देखते हैं कि एग्रो फर्टिलाइज़र हमें जो शेयर है एग्रो फर्टिलाइज़र कंपनी का ईफर्ट, उसको हमें अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए और कितने परसेंट तक रखना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और कुछ उसके स्टैट्स वगैरह देख लेते हैं, अर्निंग्स और रेशोज़ वगैरह, जिससे हमें कंपनी का पता चलेगा कि वो फंडामेंटली कितनी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, एग्रो फर्टिलाइज़र की सबसे पहले हम प्राइस देख लेते हैं। प्राइस इसकी इस टाइम पे 158 रुपये है और ये 5 साल वाला चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये PSX डाटा पोर्टल है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट, और उसका डाटा पोर्टल वाला सेक्शन, उसमें सर्च करके मैं एग्रो फर्टिलाइज़र के पेज पे आ गया हूँ। एक और सोर्स जिसको हम यूज़ करेंगे डाटा को देखने के लिए ये है scstrade.com, और वहाँ पे हम ये गेट कोड में किसी भी स्टॉक को सर्च करें तो उसके इस तरह के पेज पे आ जाते हैं हम। ठीक है, तीसरा सोर्स हम जो है ये BMA का मेरा अकाउंट है स्टॉक एक्सचेंज का, तो ये उनकी अकाउंट की एक्सेस है, यानी कि ये पब्लिक डाटा नहीं है, लेकिन ये वाला जो है ये पब्लिक डाटा है। तो ज़्यादा हम कोशिश करेंगे इन दोनों पब्लिक वेबसाइट्स को ही यूज़ करें इसका डाटा देखने के लिए। सबसे पहले प्राइस पे आ जाते हैं। प्राइस जो है वो करंट ये चल रही है 158 इसके करीब चल रही है, लेकिन अगर 5 साल का हम चार्ट देखें तो ये काफ़ी अरसे के लिए पहले 60 से 80 के दरमियान रहती थी, और अचानक 2023 के एंड के करीब वो एकदम ये जंप लगा और ऊपर से ऊपर जाने लगी। अब इस जंप का क्या मकसद है, क्यों प्राइस इतनी ऊपर जाने लगी? तो एक चीज़ होती है स्टॉक्स की अर्निंग पर शेयर, जो ओवरऑल कंपनी एक साल में अर्न कर रही होती है या एक क्वार्टर में अर्न कर रही होती है, उसको जब हम नंबर ऑफ टोटल शेयर्स पे डिवाइड करते हैं तब हमारे पास आती है अर्निंग पर शेयर। पहले अर्निंग पर शेयर इसकी इस तरह कम थी। अगर हम क्वार्टर्स के लिहाज से देखें तो हर साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं और इसकी अर्निंग पर शेयर 1 रुपये से लेके 4 रुपये तक रहती थी, लेकिन अचानक से अक्टूबर 2023 में एग्रो फर्टिलाइज़र वाले ने रिपोर्ट किया कि इनकी अर्निंग पर शेयर बढ़ गई है। अब जो आपकी प्राइस होती है वो अर्निंग पर शेयर के मुताबिक ही चल रही होती है, उसका मल्टीपल होती है, उसको P प्राइस टू अर्निंग रेशो कहते हैं। तो उसका मल्टीपल होती है। मसलन अगर आपकी साल की है ना अर्निंग मसलन 20 रुपये है किसी कंपनी की, तो उसकी प्राइस उसकी 4 गुना भी हो सकती है, 8 गुना भी हो सकती है। अब किन केसेस में 4 गुना होती है? 4 गुना उन केसेस में 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, इस तरह मतलब कोई भी रेशो हो सकती है। तो जो कंपनीज ज़रा ज़्यादा इतनी सॉलिड फाउंडेशन जिनकी नहीं होती, उनकी प्राइस जो है कम होती है, कम उसका पी रेशो होता है। और जो ज़रा सॉलिड कंपनीज होती हैं हमेशा फ़ायदे में ही रहती हैं, उनकी जो प्राइस है उनकी अर्निंग का मल्टीपल ज़्यादा होता है। यानी कि अब ये इसकी करंट प्राइस टू अर्निंग रेशो 8.25 है, यानी कि 8 गुना इसकी प्राइस है उसकी करंट अर्निंग के लिहाज से, जो पर ईयर लास्ट अर्निंग आई है ना उसके लिहाज से 8 गुना इसकी प्राइस है। इस कंपनी की वैसे एक और अच्छी बात यह है जो कि नीचे यहाँ से पता चलेगी कि इन्होंने 2019 में 18% डिविडेंड दिया, फिर इसी तरह 20 में 20%, 21 में 23%, और अगर आप इसको मैं दूसरे चार्ट के थ्रू आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जैसे इनकी अर्निंग आई थी ये आखिरी क्वार्टर की 6 रुपये, तो उन्होंने 8 रुपये का डिविडेंड दे दिया। इसी तरह ये तो पूरे साल की अर्निंग बता रहे हैं ना, तो ये 8 रुपये का डिविडेंड यहाँ पे भी दिया था। इस क्वार्टर में इनकी जो इस क्वार्टर की अर्निंग थी वो ये थी 7 रुपये, तो इधर भी 8 रुपये का इन्होंने डिविडेंड दे दिया। फिर इससे पिछले क्वार्टर में 6 रुपये की अर्निंग थी, 6 रुपये का डिविडेंड दे दिया थोड़ा सा अपने पास रखने के बाद। फिर 1 रुपये की अर्निंग थी, 3 रुपये का दे दिया। तो वो उन्होंने पहले से, और कैश फ्लो तो उनके पास होता है पहले से, तो उसमें से वो अक्सर डिविडेंड ज़्यादा भी देते। तो इसी तरह अगर पीछे देखें तो ये 1 रुपया अर्निंग पर शेयर थी, इसी तरह 3 रुपये दे दी। तो यहाँ पे जो है ये 2 रुपये थी, इस टाइम पे डिविडेंड इन्होंने नहीं दिया, तो ये इनको कैश फ्लो की ज़रूरत होगी, तो वो बाद में उन्होंने कंपनसेट कर दिया। तो इस तरह कंपनीज़ पे लाजिम नहीं होता कि वो अपनी सारी शेयर करें अर्निंग्स, और अक्सर करती भी नहीं है। तो उसका फिर यही होता है कि अगर वो डिविडेंड दे देते हैं तो उसकी प्राइस में एडजस्ट हो जाता है, यानी कि एक बार तो उस डिविडेंड के अगेंस्ट प्राइस नीचे आती है। ये एक्स डेट को, जो एक्स डेट होती है ना, उसको मसलन 3 रुपये का डिविडेंड दिया तो
ज़ाहिर है वो कंपनी के अंदर से दे रहे हैं तो उस शेयर की प्राइस में से 3 रुपये काट जाते हैं, लेकिन बाद में फिर वो आहिस्ता आहिस्ता शेयर दोबारा से ऊपर जाता है। इस तरह से एंग्रो फर्टिलाइज़र जो है एक हमेशा पॉजिटिव में रहने वाली कंपनी है। अब ये सारे ग्रीन है, अगर एक दफ़ा भी इनको नुकसान हुआ होता है तो यहाँ पे अर्निंग नेगेटिव में शो होती और ये इनमें से कोई ना कोई माइनस में होता। अब बाकी देख लेते हैं इनका डेब्ट टू इक्विटी और डेब्ट टू एसेट्स। इक्विटी जो है जितने भी इन्वेस्टर्स का पैसा है उसमें से उनके जो भी कोई अगर डेब्ट वगैरह उसको निकाल के तो जो मनी होती है ना वो इक्विटी होती है। तो इक्विटी टू डेब्ट रेशियो जो है वो सिर्फ 25% और इसी तरह एसेट्स टू डेब्ट रेशियो सिर्फ 7%। ये बड़ी कम है, यानी कि डेब्ट उन्होंने कुछ ख़ास लिया हुआ ही नहीं है। इसी तरह जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होता है वो ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट की कास्ट है और प्रोडक्ट की सेल प्राइस उसमें जो डिफरेंस है, बाकी वो टैक्सेस और जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी वगैरह वो इसमें शामिल, इसमें से मतलब निकाली भी नहीं होती। उससे पहले सैलरीज वगैरह देने से पहले इनको 36% हर 100 रुपये पे 36 रुपये प्रॉफिट होता है। लेकिन जब वो सैलरीज वगैरह देने के बाद प्योर प्रॉफिट जो होता है ना, टैक्सेस वगैरह सब कुछ क्लियर करने के बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि वो गाड़ी जब जाके डिलीवर कर देती है और वो सब कुछ करने के बाद उनको जो प्रॉफिट होता है ना वो 15% है, यानी कि हर 100 रुपये पे 15 रुपये उनका प्रॉफिट है। कैश फ्लो भी उन्होंने पर शेयर जो है ये इतना रखा हुआ है, तो इसको नंबर ऑफ़ शेयर से हम कैलकुलेट कर मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स 1 बिलियन से ज़्यादा है, तो वो उसी तरह उनका जो कैश फ्लो है वो आ जाएगा। और यहाँ पे हम जाके देख सकते हैं ये कंपनी हर क्वार्टर में जो है वो डिविडेंड देती है। अब ये 35% का मतलब है ये 10 रुपीज़ का परसेंट होता है। ये जो इसकी फेस वैल्यू होती है ना शेयर की, ये फेस वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है, इसका परसेंट होता है ये डिविडेंड। तो ये 35% का मतलब है 3.5 रुपीज़, 5 रुपीज़, 5.5 रुपीज़, 3 रुपीज़। और जैसे ही अब इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी तो उन्होंने 6 रुपये, 8 रुपये, 8 रुपये इस तरह अपना डिविडेंड भी बढ़ा दिया है। ये पहला डिविडेंड पहले क्वार्टर का, दूसरे का, तीसरे का, फिर फाइनल, इसी तरह पहले क्वार्टर का, दूसरे का और फिर फाइनल, यानी कि कभी अब ये तीसरे का फिर फाइनल, यानी कि इन्होंने पहले 2 में भी दिया था। ये साल के डिविडेंड्स इस तरह शो हो रहे होते हैं ना, जितने दिए होते हैं उन्होंने। इसमें 3 दिए, इसमें 4 दिए, फिर इसमें भी 4 दिए। तो इस तरह ये हर क्वार्टर में डिविडेंड मोस्टली दे ही रही होती है। और अभी से नहीं, 2015 से इसका एंग्रो फर्टिलाइज़र का यही है। और जितना ये कमाते हैं वो सारा कुछ जो है वो डिविडेंड में दे देते हैं, तो ये भी इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी प्राइस टू अर्निंग जो है ये काफ़ी अच्छी कंपनी है और इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है तकरीबन 12 तक रहती है, मैंने अक्सर देखा है। तो ये अगर 8 तक है तो इसका मतलब है अभी भी ये काफ़ी अच्छी प्राइस पे है। जब ये 12 पे आएगी, मसलन अर्निंग को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 230 तक भी इसकी प्राइस जो है ना वो फेयर समझी जाएगी, यानी कि जा सकती है अभी इस लिहाज से। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ होती है कि फ़ंड होल्डिंग इस एंग्रो फर्टिलाइज़र के कैसे हैं, यानी कि जो पाकिस्तान के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने इसको पोर्टफोलियो का हिस्सा रखा हुआ है। अगर तो रखा हुआ है तो वहाँ पे काफ़ी जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो उनको मैनेज कर रहे होते हैं। तो अगर उन्होंने उसको हिस्सा रखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो वाकई काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं डाटा यहाँ पे जो है SCS ट्रेड की वेबसाइट पे जनवरी 2024 तक का अवेलेबल है। तो वहाँ पे काफ़ी फंड्स ने एंग्रो फर्टिलाइज़र को ये 4%, 4.5, 8.5, यानी कि ये पोर्टफोलियो का इतना जो है रखा हुआ ही है। तो इसमें ज़ाहिर और भी 6 से 8, 10, 15, 20 स्टॉक्स भी हो सकते हैं इन फंड्स में। तो ये काफ़ी हेल्थी जो है वो है परसेंटेज। इसी को हम एक और वेबसाइट पे भी देख लेते हैं। अच्छा, इसी फंड होल्डिंग्स को अगर हम सरमाया की वेबसाइट पे देखें तो ये काफ़ी ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने इसको मसलन दिसंबर में 7% रखा हुआ था, जनवरी में भी 7, फिर 8%, फिर 7%, फिर 5% इस तरह, और आगे भी इसी तरह यहाँ तक चला रहे हैं। अब ये डाटा इधर भी सिर्फ 2024 अप्रैल तक अवेलेबल है, क्योंकि मई अभी एंड हुए तो मई का डाटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये देखें कंसिस्टेंटली सब ने अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया, वैसे ही इसका मतलब है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग
स्टॉक है और इसके जो डिविडेंड पेइंग पावर है और इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, इससे ये फंड्स भी फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इस लिहाज से आप भी इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। अच्छा, ये सारे इसके स्टैट्स वगैरह तो हमने देख लिए, अब इसको हम डिस्कस भी कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि एग्रो फर्टिलाइज़र जो है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल कंपनी है और उनका हर क्वार्टर में तकरीबन 3 से 4 रुपये प्रॉफिट रहा है इन द पास्ट, और पिछले 3 क्वार्टर से वो 7 रुपये तक जा रहा है, यानी कि रफली जो है वो 100% तक की उसकी इंक्रीज़ है। कुछ क्वार्टर्स के लिहाज से इवन मोर जो है वो उसकी इंक्रीज़ है प्रॉफिट में। अच्छा, ना सिर्फ एग्रो फर्टिलाइज़र एक प्रॉफिटेबल कंपनी है बल्कि अब प्रॉफिट्स को शेयर करने पे भी यकीन रखती है। वो हर क्वार्टर में अपने शेयर होल्डर्स के साथ डिविडेंड के थ्रू अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे होते हैं। ऐसी कंपनीज काफ़ी कम मिलती हैं और ये एक ट्रेंड सेटर है कंपनी। एग्रो वाले जो हैं, एग्रो की जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं वो सारी तकरीबन जो है इसी तरह अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं अपने शेयर होल्डर्स के साथ। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और इससे एक और चीज़ का पता चलता है कि उनके पास कैश फ्लोज के भी इतने कोई मेजर इश्यूज़ नहीं है और वो सिर्फ इतना प्रॉफिट या इतना अपने पास कैश रखते हैं जितना उनको ऑपरेटिंग के लिए ज़रूरत होता है और बाकी ज़्यादातर शेयर करने पे यकीन रखते हैं। एक होती है प्राइस टू अर्निंग रेशो, उसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका डिटेल वो लिंक भी लगा दूंगा जिस पे आप इस वीडियो को देखने के बाद जाके देख सकते हैं। तो वो ये होती है कि मसलन प्राइस आपकी जो है और उसके अगेंस्ट जो अर्निंग है उसकी क्या रेशो है। नॉर्मली इस टाइम पे ज़्यादातर कंपनीज जो हैं वो 4 to 5x की प्राइस टू अर्निंग रेशो पे बिक रही हैं, यानी कि अगर कोई कंपनी जो है वो 10 रुपये की अर्निंग करती है तो वो तकरीबन 40 से 50 रुपये उसकी प्राइस है। लेकिन जो एग्रो फर्टिलाइज़र है, क्योंकि ये डिविडेंड भी देती है और इसकी कंपनी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो ये इवन 12x तक बिकती है, यानी कि 12x तक आजकल के स्नैरियो में। वैसे तो अगर इकॉनमी अच्छी होगी तो ये और ऊपर इसकी प्राइस जाएगी, यानी कि इसके 10 रुपये की अगर इसकी अर्निंग है तो इसकी प्राइस तकरीबन 120 होती है नॉर्मल केस में। तो अभी इसकी रिसेंटली अर्निंग भी बढ़ी है, तो उस लिहाज से ये 8x पे है, यानी कि ये अभी फ़िलहाल अंडर वैल्यूड शेयर है। अभी इसकी अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, इसकी प्राइस आगे और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसकी वजह से हम इसकी थोड़ी सी ज़्यादा बाइंग इस दफ़ा कर सकते हैं। एग्रो फर्टिलाइज़र जैसा कि आपको पता है कि एक खाद का शेयर है, फर्टिलाइज़र का शेयर है जो कि किसान अपने खेतों वगैरह में यूज़ करते हैं। तो इसमें ना किसानों को थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट ने जितनी भी फर्टिलाइज़र की कंपनीज़ हैं उनको एक सब्सिडी दी हुई है, उनको कम प्राइस पे गैस वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इस बजट में एक्सपेक्टेड है कि कुछ लोगों के मुताबिक कि ये जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट कम करने वाली है, यानी कि या तो उन पे गैस की बिल्कुल प्राइस उनको पूरी की पूरी जैसे दूसरी कंपनीज देती हैं उस तरह देनी पड़ेगी फर्टिलाइज़र की कंपनीज़ को, या फिर उसमें सब्सिडी में थोड़ी सी कमी आएगी और प्राइस बढ़ाई जाएगी। ये अभी कोई वो बजट की जो आती है ना रिकमेंडेशंस, उसी का हिस्सा है, एक वो कंफर्म चीज़ नहीं है, या लोगों की स्पेकुलेशन भी हो सकती है इस बारे में। इस वजह से लोग थोड़ा सा वो ये भी सोच रहे हैं कि शायद हो सकता है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी इस वजह से नीचे जाए, लेकिन ये कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। फर्टिलाइज़र कंपनीज़ अगर सब्सिडी तो इस वजह से दी हुई थी ना ताकि किसान को फ़ायदा हो, तो फर्टिलाइज़र कंपनी इटसेल्फ जो है उसने तो प्रॉफिट ही बनाना है, उसने वो कभी नुकसान पे तो अपनी चीज़ नहीं बेचेगी। जैसे पिछले 6, 7, 8 साल का डाटा और हर क्वार्टर का, उसमें कोई एक ऐसा क्वार्टर ही नहीं है जिसमें नुकसान में गई हो एग्रो फर्टिलाइज़र। तो अगर कुछ इस तरह होता है तो एग्रो फर्टिलाइज़र ने पहले भी ये दिखाया है और बाद में भी वो प्राइस बढ़ा के अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंटैक्ट रखेंगे, तो इस बारे में कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हाँ, वक्ती तौर पे उनकी शेयर की प्राइस नीचे जा सकती है अगर इस तरह होता है। प्रॉफिटेबिलिटी क्योंकि उनकी लास्ट 3 क्वार्टर्स की काफ़ी अच्छी आई थी, जिसकी वजह से एक सडन जंप मिला था उनको, 80 से 160 पे उनकी प्राइस आई थी। तो आज अगर उनकी प्राइस नीचे भी जाती है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो एक तो डिविडेंड देते हैं, उससे प्राइस कवर अप होती रहती है। दूसरा प्राइस को कवर अप करने का अच्छा तरीका ये है कि आपकी अगर सिग्निफिकेंटली भी प्राइस नीचे चली जाती है, इवन आधी भी हो जाती है,
आप इस तरह करें, एग्रो फर्टिलाइज़र के और शेयर्स ख़रीद लें, वो फिर एक दूसरे को लेवल अप करके तो आपकी जो कास्ट है वो रुपी कास्ट एवरेजिंग के थ्रू कास्ट आपकी नीचे चली जाएगी। यानी कि 1000 शेयर्स आपके पहले हैं जो कि आपने 160 पे ख़रीदे हैं, वो भी अगर अभी आपने एंट्री मारी है तो पहले एंटर किया है तो फिर तो आपको कम प्राइस पे पड़े होंगे। लेकिन अगर अभी आपने एंटर किया है और 160 पे 1000 शेयर्स आपके पास पड़े हुए हैं, तो आप अगर 1000 शेयर्स और ख़रीद लेते हैं 120 पे, तो वो एवरेज आउट हो के आपकी कास्ट 140 आ जाएगी। फिर अगर इवन और नीचे जाता है तो फिर और ज़्यादा ख़रीद के एवरेज आउट करके आप अपनी कास्ट एवरेज कर सकते हैं। लेकिन अब हम ये जो वीडियो, इस पूरी वीडियो का मकसद इसको ट्रेडिंग के लिहाज से देखना नहीं था। इस वीडियो का मकसद ये था कि हम लॉन्ग टर्म के लिहाज से कंपनी में शिराकतदारी के लिहाज से, यानी कि हम बस ले के रख दें शेयर्स और सिर्फ अपनी जो रिकवरी है उसके डिविडेंड्स वगैरह के थ्रू करें, और इवन डिविडेंड्स को भी फ़िलहाल री इन्वेस्ट करें और उसकी अपनी कास्ट जो है वो कम करते जाएं आहिस्ता आहिस्ता, और लॉन्ग टर्म में फ़ायदा लें। उसमें जो है वो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ये फाइनेंशियल एडवाइस उस तरह से नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी रिसर्च करके और अपने डिसीजन के थ्रू आप अगर एंटर हो सकते हैं और आप अपना कैपिटल जो है उसको लॉक कर सकते हैं 5-6 साल के लिए अगले, तो फिर आप बग़ैर टेंशन के इस टाइम पे एंटर हो सकते हैं ना इस कंपनी में। अच्छा, अभी रिसेंटली इनकी एक न्यूज़ भी आई थी कि एग्रो फर्टिलाइज़र ने प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा लोन लिया है 20 बिलियन रुपीज़ का UBL से। पता नहीं अब सबसे बड़ा है या नहीं, लेकिन वो न्यूज़ में यही लिखा हुआ था कि 20 बिलियन रुपीज़ का। तो इसका मतलब है कि वो उनकी जो जनरेशन कैपेसिटी है वो कम है और वो उनकी डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके लिए वो एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं। और पिछली कुछ क्वार्टर्स की उनकी प्रॉफिटेबिलिटी से भी यही लगता है कि उनकी डिमांड काफ़ी, जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो जैसे एंग्रो यूरिया हो गया या फिर एंग्रो DAP और जो 5-6 खादें वो बनाते हैं, उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल में वो एक्सपेंशन पे भी देख रहे हैं और एक्सपेंशन का भी फिर शेयर होल्डर्स को भी फ़ायदा होगा। जितनी देर वो एक्सपेंशन गो थ्रू कर रहे हैं, शायद हो सकता है वो थोड़े अरसे के लिए डिविडेंड्स कम हों, लेकिन आगे फ्यूचर में बढ़ भी सकते हैं और बढ़ेंगे जब वो उनकी वो सेल्स वगैरह आएंगी, नई फैक्ट्री जो है, जो नई एक्सपेंशन ऑनलाइन होगी। और ये भी एक मैं अपने तौर पे कह रहा हूँ, क्या पता वो डिविडेंड्स वगैरह पे उसका असर ना पड़ने दे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कैश फ्लो का इंतज़ाम तो कर लिया UPL के लोन के थ्रू। वो डील उनकी फ़ाइनल हो गई थी UPL के साथ। इसके बाद हमने जैसा कि देखा कि इसको काफ़ी ज़्यादा फंड्स ने भी अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा रखा हुआ है और ज़्यादातर ने 7 to 8% इस तरह रखा हुआ है। 3% से भी शुरू हो रहे हैं और किसी ने भी 15% से ऊपर नहीं रखा। तो मेरे ख्याल में अगर आपने 10 से 12 कंपनीज़ रखी हुई हैं तो उसमें आप अपने पोर्टफोलियो का इसको 10% से 20% के दरमियान हिस्सा रख सकते हैं। और मेरे ख्याल में तो अगर आप एग्रो फर्टिलाइज़र के शेयर लें तो फर्टिलाइज़र सेक्टर में थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने के लिए एक फौजी फर्टिलाइज़र भी दूसरी बड़ी कंपनी है, उसके शेयर्स भी आप ख़रीद के रख लें। तो ये दोनों जो है ना वो जॉइंट्स हैं। फिर एग्रो कॉरपोरेशन के शेयर्स भी आप ले सकते हैं। अगर एग्रो कॉरपोरेशन के आप शेयर्स लेते हैं तो वो थोड़ा सा वाइडर एरिया पे ऑपरेट करती है, क्योंकि एग्रो कॉरपोरेशन जो है उसके अम्ब्रेला के अंडर जो है वो EPCL, EPQL पावर की कंपनी है, एक केमिकल की कंपनी है, और भी काफ़ी कंपनीज हैं। तो अगर आप एग्रो फर्टिलाइज़र EFERT के शेयर्स लेते हैं तो वो फिर से फर्टिलाइज़र तक रहेगा। ये वीडियो भी हम EFERT के बारे में बना रहे हैं। वैसे एग्रो कॉरपोरेशन वो ENGRO एग्रो उनका शेयर है, वो भी थोड़े बहुत साथ ले सकते हैं इसको देखने के बाद। लेकिन मेनली एग्रो फर्टिलाइज़र जो है वो आप, मेरे ख्याल में मैं अपने पोर्टफोलियो का 10 to 20% इसको रखूँगा और इवन इसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई भी करूँगा उसके साथ जो दूसरी फर्टिलाइज़र की कंपनी है फौजी फर्टिलाइज़र, क्योंकि दो बड़े जॉइंट्स यही हैं फर्टिलाइज़र सेक्टर में। तो फर्टिलाइज़र, जैसे कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और फर्टिलाइज़र की डिमांड तो कम होनी नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये एक मस्ट हैव सेक्टर है आपके पोर्टफोलियो में। तो फाइनल वर्डिक्ट फिर यही है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है फंडामेंटली। तो ना पहले ये कभी नुकसान में गई है और ना ये फ्यूचर में कभी नुकसान में जानी है। हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी टाइम ब टाइम ऊपर नीचे हो सकती है, इसके शेयर की प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है,
लेकिन मैं जिस माइंडसेट से एग्रो फर्टिलाइज़र की बात कर रहा हूँ, आपने शेयर की प्राइस को कंसिडर ही नहीं करना, चाहे वो इवन 80 पे चली जाए 160 से अभी, क्योंकि वो डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, क्योंकि वो आप दूसरा तरीका भी है उसको और ज़्यादा ख़रीद के उसकी एवरेजिंग करके उसको रिकवर करने का, और डिविडेंड के साथ आहिस्ता आहिस्ता जितने डिविडेंड आपको मिलते रहेंगे आपकी ज़ाहिर कॉस्ट रिकवर होती रहेगी, और फिर एक टाइम आएगा कि आपने अगर शेयर्स लेके काफ़ी अरसे से रखे हुए हैं और फर्दर उसमें इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर रहे, तो आपकी इवन सारी कॉस्ट भी वापस आ चुकी होगी और आपके पास एग्रो फर्टिलाइज़र के शेयर्स भी पड़े होंगे। ये फिर दोबारा आपने कोई अगर डिसीजन करना है फाइनेंशियल, तो वो अपना सोच के और आप कितनी अरसे तक अपना कैपिटल जो है उसको लॉक कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को कंसिडर करके करना है और अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के लिहाज से करना है। लेकिन ओवरऑल ये एक काफ़ी अच्छी कंपनी है और पाकिस्तान के काफ़ी अच्छे म्यूचुअल फंड्स और उनमें से मेजर ज़्यादातर ने इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा रखा हुआ है। तो मेरी रिकमेंडेशन के लिहाज से 10 to 20% आप रख सकते हैं और इसके साथ आप डाइवर्सिफाई करें विद फौजी फर्टिलाइज़र। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मैं, जैसे कि आपको पता है, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, फिर डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के बारे में डिफरेंट सेक्टर्स की वीडियोस लेके आता रहता हूँ, जो कि लेके आता रहूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल, थैंक यू।